सुप्रभात विद्यार्थीगण। यह पुस्तक आप सभी पहचानते हैं। संकल्प की हिंदी पाठ्यमाला है, हमारी पाठ्य पुस्तक है और ये 5th स्टैंडर्ड की है। तो आपकी बुक ऐसे ही रहेगी, सिर्फ 5th के जगह यहाँ पर 6th नंबर दिखाई देगा और बुक्स का कवर सेम है रहेगा, लेकिन क्लास चेंज हुई है, आगे की क्लास आ गई है आपकी। और बुक का कवर सेम है, लेकिन बुक के अंदर के पाठ और कविता भी अलग अलग है। इस लंबी छुट्टियों के बाद अभी आपकी ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट हुई है, तो आपने बहुत छुट्टियों का एंजॉय किया है। तो अभी हम सभी को अभ्यास का भी आनंद उठाने का है। तो इस नए साल में हम और पिछले साल से ज़्यादा तैयारी के साथ ज़ोरों शोरों से जोश पूर्ण यह शैक्षणिक वर्ष ख़त्म करेंगे और सभी इस जो सिचुएशन चालू है, जो परिस्थिति चालू है, उसमें जो नियमों का पालन है वो नियमों का पालन करके जल्दी से जल्दी यह परिस्थिति बदलने की हम सभी एक ख्वाहिश रखते, इच्छा रखते और वो सबकी पूरी हो जाए। इसी के साथ ही हम अपने पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो हमारे इंडेक्स है, अर्थात विषय सूची, यहाँ पर हिंदी वर्तनी का मानकीकरण हिंदी वर्तनी, हिंदी की हम जैसे लिखना वो कैसे होता है, हिंदी किस तरह लिखी जाती है, हिंदी किस तरह बोली जाती है, शुद्ध हिंदी किस प्रकार से होती है, यहाँ पर हमें बताया गया है। हम कई बार ऐसी हिंदी बोलते हैं जो शुद्ध हिंदी या हिंदी वर्तनी का मानकीकरण मान्यता प्राप्त जो हिंदी है वह उससे हम बहुत ही विपरीत और अलग से हिंदी बोलते हैं, उपयोग में लाते हैं। तो हम कुछ ऐसे हिंदी के वर्तनी के हम जो बोलते हैं राइटिंग, वह किस प्रकार होती लिखावट, वह हम जानेंगे। हिंदी भारतीय संघ तथा कुछ राज्यों की राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। हिंदी को हम अपनी राष्ट्रभाषा मानते हैं, उसी प्रकार वह भारत देश के बहुत सारे कुछ राज्यों की वह राजभाषा है। तो हिंदी निदेशालय ने हिंदी का जो शासकीय नियम है उनके अनुसार हिंदी के कुछ मानक कुछ नियम है, उन पॉइंट को अर्थात बिंदु के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे, उनको समझेंगे। खड़ी पाई वाले जो इस तरह होते हैं, खड़ी पाई हम डंडा बोलते हैं, देखो आसानी से इसे को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए। जैसे संयुक्ताक्षर क्या होता है? संयुक्ताक्षर वो होते हैं जो हम मराठी में जोड़ाक्षर बोलते हैं, एक ही व्यंजन जो एक दूसरे को
जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्ताक्षर। यहाँ पर उनके उदाहरण दिए देखो। ख्याति, ख्याति का ख, ख की खड़ी पाई मतलब डंडा निकाल दिया गया है और वो ख्याति शब्द बना है। लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा। यहाँ पर देखो च की खड़ी पाई गई है, पहले च की खड़ी पाई गई है। नगण्य, यहाँ पर न बान का है, वहाँ पर उसकी खड़ी पाई गई है। कुत्ता, त की खड़ी पाई नहीं है। पथ्य, थ की नहीं है। ध्वनि, ध की खड़ी पाई हटाई है। न्यास, न की खड़ी पाई हटाई है। प्यास में प की, डिब्बे में पहले ब की, शैया में पहले य की और उल्लेख में पहले ल की खड़ी पाई हटाई गई है। व्यास में व की। इस तरह पर यहाँ पर हमें श्लोक दिख रहा है, राष्ट्रीय दिख रहा है और स्वीकृत, ये आदि मतलब एक्स्ट्रा, ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे शब्द हमको मिलेंगे जिसमें खड़ी पाई हटाकर वह शब्द संयुक्ताक्षर बनते हैं। क और फ, ये जो नुक्ता, इसे कहते हैं नुक्ता। यह किस में आता है? तो यह नुक्ता आता है जैसे उर्दू फारसी। यह फ, पहला फ हिंदी में आता है और दूसरा फ उर्दू फारसी का है। तो पक्का, दफ्तर, इसे हम दफ्तर नहीं, दफ्तर, जैसी हवा मुंह से निकलती हो इस तरह हम उच्चारण करते हैं। तो क लिखते वक्त हम पहले क लिखते वक्त मतलब क को पूरा गोल लिखते हैं, लेकिन प की तरह लिखते हैं। प और फिर इधर से क की जैसा ही किया हुआ। ड, छ, ट, ठ, ड, ढ। द और ह के संयुक्ताक्षर हल चिन्ह लगाकर ही बनाए जाए, जैसे वाङ्मय, लट्टू, बुढ़ा, विद्या, छिन्न, ब्रह्मा। हलंत, हलंत मतलब कि ये इनके पैर मोड़ दिया जाता है, न कि गायब के, क्योंकि इनको ये नहीं है, खड़ी पाई नहीं, डंडा नहीं है, द को डंडा नहीं है, तो द के नीचे क्या दिया है? हलंत। हलंत मतलब उसका पैर मोड़ दिया, इस तरह। छिन्न, ह का पैर मोड़ा, ब्रह्मा में ह का पैर मोड़ा, और वाङ्मय में ड का, अण कहते इसे वाङ्मय, और लट्टू ट मतलब ये संयुक्ताक्षर है, इसलिए यह बताने के लिए इन व्यंजनों के नीचे हलन दिया जाता है। बुढ़ा भी इसी तरह हलन दिया है। संयुक्त र के आगे का नियम देखो। संयुक्त र के प्रचलित तीनों रूप यथावत ही रहेंगे, जैसे प्रकार, धर्म, राष्ट्र। यह र का प्रकार है। र के प्रयोग है धर्म, ये पहला प्रकार है। खड़ी पाई के पास वो र लिखा जाता है। धर्म व्यंजन के ऊपर रेफ, ये प वाला रेफ वाला है, और ये धर्म व्यंजन के ऊपर दिया हुआ रेफ है, और राष्ट्र व्यंजन के नीचे दिया हुआ है राष्ट्र। गोल घुंडी जैसे र में यह र उपयोग में लाया जाता है र। यह हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, यह जो अगर आपके पास बुक हो तो इसे मन लगाकर फिर से आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, ताकि अब जो हम परीक्षा में छोटी मोटी गलतियां करते, और हमारे मैडम ने अभी आप लोग 4th स्टैंडर्ड में हो गए तो आपने यह अनुभव किया होगा, तो आपने देखा होगा ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा बराबर नहीं लिखी, शब्द पूरा नहीं लिखा, शब्द अधूरा लिखा, वगैरह वगैरह। ऐसी चीज़ों में मैडम ने आपके गुण मतलब मार्क्स कट किए हैं। तो इस तरह के अगर आपने नियम पढ़ लिए और इसे ज्ञात कर लिया, ध्यान में रखा, तो आपकी छोटी मोटी
गलतियाँ सुधर जाएगी और आप लोग इस तरह की गलतियाँ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपने यह आपके पास अगर बुक हो तो आपने ओल्ड बुक हो किसी की, या फिर इस वीडियो को ही बार बार अगर आपने देखा तो भी चलेगा और आपको समझ में आएगा कि हमने यह गलतियाँ ना कर किस तरह हम अच्छे गुण प्राप्त कर सकेंगे। अभी इसके बाद हमारा जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट कविता है जय राष्ट्रीय निशान। बहुत ही मतलब प्रेरणादायी यह कविता है। इस कविता से हमें हमारे देश प्रेम की भावना हमें जागृत हो जाती है और हम मतलब जो जो हमारे देश में राष्ट्रीय निशान हैं उनके लिए हम अपने मतलब जान भी अगर दे तो भी वो कम पड़ जाए। इस तरह की बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायी यह कविता हमको पढ़ने की है। हम अपने देश के मतलब जो भी है राष्ट्रीय पक्षी, पशु, फल, फूल, पेड़ जो भी है उनके लिए हम अपनी आन बान शान मतलब कितना भी करें हम अपने देश के लिए उतना कम है। तो हमारा जय राष्ट्रीय निशान में हमारा राष्ट्रध्वज, यह ध्वज मेरुदंड को थामकर हमारी कुछ इस राष्ट्रध्वज के बारे में कुछ कामनाएं, इच्छाएं क्या है वह कामनाएं इस कविता में हम पढ़ेंगे। इस कविता के कवि है देखो सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी मतलब यह कविता तब की है जब हमारा भारत देश अंग्रेज़ों के अधीन था, मतलब अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पर था, तब के यह कवि हैं। तो उन्होंने इस राष्ट्रध्वज के बारे में जो भी लिखा है वह एक पूरी देशभक्ति के प्रति ओतप्रोत यह कविता है। तो देखो यह कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ, आपने हर एक वर्ड पर ध्यान देने का है। देखो जय राष्ट्रीय निशान, पहली पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति देखो जय राष्ट्रीय निशान। लहर लहर तू मलय पवन में, फहर फहर तू नील गगन में, चहर चहर जग के आंगन में। तो यह पहला चरण हमारा समाप्त हुआ है। दूसरे चरण में देखो क्या दिया है, सबसे उच्च महान, सबसे उच्च महान जय राष्ट्रीय निशान। जब तक एक रक्त कर्ण तन में, डिगे न तिल भर अपने प्रण में, हाहाकार मचाते रण में, जननी की संतान जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। मन में दिन दुखी की ममता, हम में हो मरने की क्षमता, मानव मानव में हो समता, धनी गरीब समान, गूंजे नभ में तान, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। तेरा मेरुदंड होकर मैं, स्वतंत्रता के महासमर में, वफा शक्ति बन व्यापे उर्मे, दे दे जीवन प्राण, दे दे जीवन प्राण, जय राष्ट्रीय निशान। तो यहाँ पर देखो जग के आंगन में, यहाँ पर जग के आंगन में यह पंक्ति आई है। आंगन जैसा है, दूसरा शब्द है प्रांगण। तो आंगन क्या होता है, घर के भीतर का खुला भाग, और प्रांगण घर के बाहर का खुला बड़ा भाग। ध्वज के समान ही शब्द है देखो पताका और केतन। ध्वज हमारा इस कविता में राष्ट्रीय निशान क्या है, ध्वज। और ध्वज को पताका भी कहते हैं, केतन भी कहते हैं। पताका इस अर्थ में है जैसे छोटा ध्वज जो आकार में 3 कोनों वाला होता है, जैसे इस तरह से, जिस पर कोई विशेष चिन्ह अंकित नहीं होता, मतलब एकदम बिल्कुल प्लेन रहता है, इसे कहते हैं पताका। तो यह हमारी जो जय राष्ट्रीय निशान कविता है इसको हमने आज पढ़ा है। इसको विस्तार से एक्सप्लेन मैं अगले पीरियड में करूँगी। तब तक बच्चों खुद का ध्यान रखो और बार बार अपने मतलब
हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखो और पढ़ाई की तरफ मन लगाकर अभी ऑनलाइन क्लास में मन लगाकर ऑनलाइन क्लास। उसके आगे का हम नियम देखेंगे। देखो, विभक्ति कारक या चिन्ह संज्ञा शब्दों से अलग लिखे जाए, जैसे मोहन ने, मोहन को, मोहन से आदि। तो मोहन क्या है? संज्ञा। मोहन संज्ञा है और ने, को, से यह क्या है? विभक्ति। यह हम आगे व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे ही, विभक्ति के प्रकार वगैरह। तो आप लोगों ने अभी यही ध्यान में रखने का है, मोहन यह संज्ञा है। आपने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ाई है और 5th में भी। नाम, किसी मतलब वस्तु का, व्यक्ति का नाम हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। तो मोहन, मोहन के साथ ने, को, से बना है, उसे कहते हैं विभक्ति। तो वे मोहन ने एक साथ नहीं लिखा है, तो ने यह क्या? अलग है, यह विभक्ति अलग है। मोहन को अलग है और यहाँ पर से अलग लिखा हुआ है। यह हिंदी के लिखने के नियम हैं। उसके बाद आगे का नियम है, देखो, सर्वनाम के साथ यदि 2 विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा अलग लिखा जाए। जैसे मतलब यहाँ पर दिया है, अभी ये उसके, अभी उस क्या है? सर्वनाम। और के क्या है? विभक्ति। लिए भी क्या है? विभक्ति। तो एक विभक्ति सर्वनाम के साथ है और एक विभक्ति सर्वनाम से अलग है। इसमें इस क्या है? सर्वनाम। में क्या है? विभक्ति। और इसमें से क्या है? अलग विभक्ति लिखी हुई है। आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पर ध्यान दीजिए, उस आपने प्रोनाउन पता है आपको, तो प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो हिंदी के सर्वनाम क्या दिख रहे हैं हमको यहाँ पर? उस। और के क्या है? विभक्ति। तो ये उसके के विभक्ति इस सर्वनाम के साथ है और लिए विभक्ति सर्वनाम से अलग है, अलग लिखी हुई है। इस क्या है? सर्वनाम है और में विभक्ति, से भी विभक्ति है। तो इसमें एक विभक्ति मिल गई है, में विभक्ति इस सर्वनाम में मिली है और से विभक्ति अलग से लिखी हुई है, एक्सेट्रा, मतलब आदि इत्यादि। यहाँ पर हमें यह दो उदाहरण दिए गए हैं। सम्मान हेतु शब्द श्री और जी अव्यय पृथक लिखे जाए। जैसे श्री मनोहर लाल जी, अव्यय पृथक मतलब अलग, पृथक मतलब अलग। श्री अलग से लिखने की और जी अलग से लिखने का मतलब नाम से शुरुआत में श्री लिखा जाएगा और संबोधन में जी लिखा जाएगा। जैसे श्री महात्मा जी एक्सेट्रा, श्री मोहन लाल जी, पंडित जी। समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय अलग नहीं लिखे जाए। जैसे प्रतिदिन, प्रतिशत। यहाँ पर प्रति क्या है? अव्यय है, लेकिन यह अव्यय अलग नहीं लिखेंगे हम। तो दिन के साथ ही प्रति अव्यय लिखेंगे, शत के साथ ही प्रतिशत लिखेंगे, मात्र के साथ मानव मात्र, केवल मात्र, विश्वास मात्र वगैरह। तो यह अव्यय पदों के साथ मतलब शब्दों के साथ ही हम लिखेंगे। पद अर्थात शब्द। निमित्त मात्र, यथा समय, सुसमय, इस तरह, यथोचित आदि। क्रिया मतलब वर्ब, विशेषण एडजेक्टिव, अव्यय आदि में य व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाए। जैसे नई, नई न लिखकर ई यह स्वर लिखेंगे। हुआ, हुआ नहीं लिखने का, हुआ, आ यह स्वर लिखेंगे। गए, य न लिखकर, यज्ञ का य न लिखकर एड़ी का लिखने का। किए, यहाँ पर भी एड़ी का। और आए, यहाँ पर भी
एड़ी का ए मतलब स्वर लिखने का, नहीं हुआ आदि मानक रूप है। अगर हमने इस तरह लिखा तो यह गलत माना जाएगा। जहाँ यह शब्द का मूल रूप हो वहाँ यह ही रहेगा, जैसे स्थायी, अव्ययभाव, दायित्व। अभी यहाँ पर हमने य की जगह ई, यह उचित है। हुआ की जगह आ, गए, यहाँ पर यह नहीं लिखा है, किए, आए, नहीं, हुआ, आई, गई। वहाँ पर हम ई लिखेंगे, ए लिखेंगे स्वर। लेकिन कौन कौन से ऐसे शब्द है जहाँ पर यह ही लिखना पड़ेगा हमको, ई ए यह स्वर नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे देखो, स्थायी भाव, अव्ययी भाव, दायित्व, उत्तरदायित्व, इस तरह के शब्द में यह ही लिखेंगे, यज्ञ वाला यह। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप बराबर चल रहे हैं, दोनों रूपों की एक सी मान्यता है। जैसे गर्दन, अगर हमने कभी गर्दन लिखा, यह गर्दन लिखा तो दोनों भी बराबर है। लेकिन यह य में ये नहीं चलेगी और इस ई में यह नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो नियम दिया है, गर्दन, अगर हमें यह गर्दन लिखा और ये गर्दन लिखा तो भी दोनों मान्यता प्राप्त है। गर्मी, दोनों शब्द मानक रूप में है। बिल्कुल, यह बिल्कुल भी चलेगा। सर्दी, सर्दी भी। भर्ती, भर्ती। फुर्सत, फुर्सत। वापस, वापिस। बर्तन, बर्तन। दोबारा, दोबारा, एक्सेट्रा। इन वैकल्पिक रूपों में से पहले वाले रूप को प्राथमिकता दी जाए। कुछ शब्द ऐसे जिनके दो दो रूप बराबर चल रहे हैं, लेकिन यह हमको सही लग रहे हैं, दो नंबर के। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि पहले वाले रूप को प्राथमिकता दी जाए। ये देखो, यहाँ पर गर्दन, तो ये नहीं करेक्ट आएगा, ये नहीं आएगा, ये दूसरा वाला, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सभी पदों में पहला पद ही मानक रूप में हमें स्वीकृत है। तत्सम शब्द के अंत का हल चिन्ह हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे महान, सन, भगवान आदि। महान, तो इसके ह के नीचे हलंत था। सन, भगवान, तो यह हलंत इन शब्दों में से चला गया है। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे मिलाकर, खा पीकर, रो रो कर, दौड़ कर, पढ़ कर, कर। कर यह क्या है? क्रिया, वर्ब। इसके साथ हम शब्द पद बना सकते हैं। मिलाकर, झुलाकर, सुलाकर, सोकर, खा पीकर, रो रो कर, भाग दौड़ कर, पढ़ कर, इस तरह। तो यह हिंदी वर्तनी का मानकीकरण है। इसे आप लोग, अगर आपके पास बुक हो तो फिर से इसे पढ़ने का प्रयास करने का है ठीक से, और